3 लोगों की ये गवर्नमेंट है, ये चलने वाली नहीं है। संविधान के अंदर कहीं पर भी हिंदुस्तान ऐसा शब्द नहीं है। अगर आपने कोई चीज आप गवर्नमेंट के विरोध में छाप के दिखाइए, आपको ऐड मिलना बंद हो जाते हैं। आदाबर से इंटेलिजेंस मीडिया के जानिब से जारी रूबरू प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवता दिवस है, यानी यौम इंसानियत। और आज इंसानियत सड़कों पर सर्दी में सुकड़ रही है और मानवता अपने अपने महलों में आराम की नींद ले रहे हैं। हमारे मुल्क में कई ऐसे वाक़यात हैं जहां मानवता शर्मसार हो जाती है। इस अंतर्राष्ट्रीय मानवता दिवस के मौके पर आज हमारे जो मेहमान हैं AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्पोक पर्सन हैं और स्पोक कमेटी के एक मेंबर भी है, जनाब डॉक्टर पवन डोगरे साहब। हम उनसे आज के इस दिन की अहमियत और हमारे मुल्क में मानवता की जो दुर्दशा है उस पर बात करने जा रहे हैं। सर, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस दिन के मौके पर सबसे पहले आपका क्या पैगाम रहेगा इंसानियत के लिए? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इंटेलिजेंस चैनल का, याया खान साहब का, और जो हमारे कैमरा पर्सन है हमारे छोटे भाई नदीम भाई, इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज मानवता दिवस के अवसर पर आपने कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को यहाँ पे इनवाइट किया। यही मानवता की एक बहुत बड़ी निशानी है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सोशल और लोगों को लेके चलने का, सारे लोगों को एक जो ह्यूमैनिटी का पार्ट है उसको लेके चलने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। एक छोटी सी शुरुआत करता हूँ कि खुद को चोट लगी तो जानवर भी रोता है। खुद को चोट लगी तो जानवर भी रोता है। इंसान वो जो दूसरों के काम आए और दूसरों के दर्द को समझे, उसको इंसान कहते हैं। आज के जो देश के हमारे हालात है, आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी, मैं डायरेक्टली उनका नाम लेके यहाँ से बात करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और जिस तरीके की रणनीति ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। आपने शुरुआत में ही कहा कि मानवता इस ठंडी में ठिठुर रही है। मानवता के साथ में एक और उदाहरण है, जो किसान भी जो ठंडी में ठिठुर रहे हैं। आप देख लीजिए कि वो किसान इंसानियत की खातिर, यानी जो आदमी आपको खाना देता है, अनाज देता है, आज उसको रास्ते के ऊपर ठंडी में, वहाँ पर कोई खाने की सुविधा नहीं, बेचारों को खुद का खाना लेके आना पड़ रहा है और वहाँ वो पूरी तकलीफ़ों के बीच बैठे हैं। इंसानियत तो ये होती कि अगर प्रधानमंत्री खुद चल के वहाँ पे जाते और उनको कहते कि भाई आपको यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कैबिन में आप बैठिए और ये बात करके मैं सुलह करता हूँ, उसको इंसानियत कहते थे। लेकिन देश के अंदर जिस तरीके के हालात, सांप्रदायिकता फैली हुई है, कहीं ना कहीं आप मार्कआउट कीजिए, अनरेस्ट है। दूसरी बात ये मानवता दिन के अवसर पे कहूँगा कि उत्तर प्रदेश, जहाँ पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, आप जहाँ जहाँ पर बिहार ले लीजिए, जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का राज्य है, वहाँ का क्राइम रेट आप देख लीजिए। आपको जजमेंट आएगा कि 2013 के अंदर के क्राइम रेट्स में और आज के क्राइम रेट्स में कम से कम, सिर्फ अगर आप मुझको एक ही राज्य की बात करेंगे और वो भी आप बोलेंगे कि भाई जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी है, जिनका बहुत डंका बज रहा है, जिनको बोला जा रहा है कि सेकंड प्रधानमंत्री रहेंगे, इस तरीके से उनको फोकस किया जा रहा है आरएसएस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद में योगी आदित्यनाथ जी को फोकस किया जा रहा है। उनके खुद के राज्य के अंदर क्राइम रेट जो है 12% से बढ़ गया है। आप इमेजिन कीजिए कि 12% से क्राइम रेट बढ़ गया है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, खास तौर पे छोटे बच्चों का शोषण का बहुत बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय
मानवता दिवस के अवसर पर मैं अनुरोध करना चाहता हूँ भारत के केंद्र की जो सरकार है उनसे और ऐसे जो सारे लोग हैं उनसे कि इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। अभी ये एक लाइन मानवता दिवस के अवसर पर देना चाहूँगा, हिंदोस्तां को हिंदोस्तां ही रहने दीजिए, उसको हिंदुस्तान, ये जो शब्द आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, मैं ये आज मानवता दिवस के अवसर पे पूछना चाहता हूँ। संविधान के अंदर कहीं पर भी हिंदुस्तान ऐसा शब्द नहीं है। हमारे पुराने जितने प्रधानमंत्री हैं आप सबको देख लीजिए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे इंदिरा जी गांधी थे, चाहे लाल बहादुर जी शास्त्री साहब थे, चाहे राजीव जी गांधी थे, या किसी भी आप भारत के पुराने प्रधानमंत्री को देख लीजिए, वो भारत कहते थे, वो कभी भी हिंदुस्तान नहीं बोलते थे। तो मानवता दिवस के अवसर पर मैं आपको पूछना चाहता हूँ इंटेलिजेंस चैलेंज के माध्यम से कि ये हिंदुस्तान शब्द आपने लाया कहाँ से? ये शब्द तो था ही नहीं ना, ये शब्द जो है आपके संविधान में लिखा हुआ है। हमारे संविधान के अंदर आप खोल के देख लीजिए, वहां पर भारत, इंडिया ये लिखा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान लिखा हुआ नहीं है। सर 2014 के बाद जो कुछ हमारे देश में हम देख रहे हैं, मॉब लिंचिंग है, धर्म के नाम पर किसको भी पकड़ कर मार दिया जाता है, और सियासत धर्म के इर्द गिर्द ज़्यादा बहुत करीब आ गई है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, और ख़ास खुसूसन जो माइनॉरिटीज़ है या जो पिछड़े लोग हैं वहाँ कहीं ना कहीं जैसे कि आपने बताया कि अनरेस्ट हो चुके हैं वो। सर हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में, इंसान मर रहा है यहाँ भी और वहाँ भी। अगर हम इस तरह देखें कि जो हमारा जीडीपी है, जो हमारी महंगाई बढ़ गई है, जो हमारी बेरोज़गारी बढ़ गई है, वो सारे मुद्दे धर्म के पीछे कहीं ना कहीं छुपा दिए जाते हैं या खुद ब खुद छुप जाए। तो कहीं ना कहीं ये हमारी आवाम की भी गलती है, या कहीं ना कहीं अपोजिशन उतना स्ट्रांग नहीं है जो ये मुद्दों को लेकर के आवाम में जाए। मैं बहुत आपको ताकत के साथ ये बात बोलना चाहता हूँ। आपने बहुत सटीक प्रश्न आज पूछा। आपने ये कहा है कि पॉलिटिक्स और जिस तरह की ये एक तरीके से कम्युनल पॉलिटिक्स की जा रही है, इस पॉलिटिक्स के वजह से जीडीपी का रेशियो भी कम हो रहा है। डेफिनेटली देखिए, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2014 के पहले और मनमोहन सिंह जी जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे, सारे दुनिया के अंदर रिसेशन आया था मगर इंडियन मार्केट स्टेबल था। यानी अपनी जो पॉलिसीज थी वो इतनी प्योर थी कि अपने पास के सारे लोगों को उस समय भी उसको धोखा निर्माण नहीं था। आर्थिक रूप से तो वो बहुत सक्षम था, लेकिन 2014 के बाद में लोगों को जिस तरह की दिशा भूल की गई है, जैसे आपने बताया कि सांप्रदायिकता का माहौल पसरा गया, वोट बैंक पोल्यूट किया गया, और कहीं ना कहीं पोलराइजेशन के चक्कर में लोगों को विभाजित किया गया। आपने कहा कि देश को सबसे पहले इन्होंने 2 हिस्सों में बांटा, जो मेरी और हम सब लोगों की स्टडी है। आप मार्क कीजिए कि 2014 के बाद में बहुत इंटेलिजेंटली आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी का एक प्ले रहा है। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पूरे भारत को हिंदू और मुस्लिम ऐसे 2 शब्दों में डिवाइड किया। ऐसे शब्द कभी नहीं थे। ये हमारा भारत है याया भाई, यहाँ पर याया खान पवन डोंगरे का इंटरव्यू ले रहे हैं और आप ऐसी ये जो माहौल है अपना, अमन, अखलाक, आपस में भाईचारा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको वो इजाज़त दी है, परमिशन दी है, राइट्स दिए हैं वो। जी, ये देखिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को तो हैट्स ऑफ करता हूँ कि भारत रत्न ही नहीं, उनको तो विश्व रत्न देना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने इतनी खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया, और उनकी सारी टीम को जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया, लोकशाही लोकतंत्र हमको दिया। बात हमारी चल रही है कि 2014 के बाद में इतना पोलराइजेशन जो हुआ, ये पोलराइजेशन डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की वजह से क्रिएट किया गया, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा भारत के हर नागरिक को भुगतना पड़ा। यहाँ पर अपोजिशन सबसे जो स्ट्रांग पार्टी थी जिसने एक बार लंबे समय तक हिंदुस्तान पर, भारत पर हुकूमत की है, कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी भी तो कहीं उतनी स्ट्रांगली अपोजिशन नजर नहीं आ रहा है उसमें। ऐसी बात नहीं है। देखिए,
हमारे जो नेता है, हमारे जो युवा नेता है, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि राहुल जी गांधी एक बहुत ही सक्षम नेतृत्व रहने के पश्चात जिस तरीके से उनकी इमेज को मीडिया के जरिए से टेम्पर किया गया, मेरे शब्द मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि उनकी प्रतिमा को मलिन करने का काम मीडिया के मदद से किया गया। एक व्यक्ति जो भारत के लिए जियो जान से जिसने पूरा प्रयास किया और जो कर रहा है आज भी और आगे भी करते रहेंगे, इसका हमको अटूट विश्वास है। ऐसे सच्चे नेता को भी इन्होंने उनकी इमेज कुछ विशेष शब्द लगा के टेम्पर किए। रिजल्ट सर, अभी 2 या 3 इलेक्शन उनके अध्यक्षता में हुए, उनके नेतृत्व में हुए, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया कांग्रेस के पास। पब्लिक को मिसगाइड किया गया है। पब्लिक को खास तौर पे जिस तरीके से मिसगाइडेशन, देखिए नोटबंदी की गई तो ऐसा बोला, सबसे पहला मिसगाइडेशन शुरू कहाँ से हुआ है, मैं आपको 3 से 4 मुद्दे बताना चाहता हूँ। पहले एक मैसेज घूमता था जिसमें बताया जाता था कि स्विस बैंक के अंदर बहुत सारा पैसा पेंडिंग है, काला धन हम लेकर आएंगे। हम ओपन आपको कह रहे हैं कि आज 2020 के अंदर सत्ता आपकी है, आप लाइए काला धन। आपको अगर ऐसा लगता है, इसके आगे जाकर हमारे जो कांग्रेस के सम्माननीय नेता है श्रीमती सोनिया जी गांधी, इन्होंने तो ये तक कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे नाम से कोई पूंजी कहीं जमा है तो वो भी लेकर आके देश को दे दीजिए। मेरी सहमत है, मैं साइन करने के लिए रेडी हूं, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता है। आप जो बोल रहे हैं कि स्विट्जरलैंड के अंदर इतना इतना पैसा है, ये तो हमको भी उसका ज्ञात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो आप वो पूरा का पूरा पैसा भारत की जनता को डोनेट कर दीजिए। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी साहब से अनुरोध करता हूं कि काला धन आप लेकर आइए, अगर कहीं है जो आपने छूट कहा था। आपने हमको कहा था कि लाके 15-15 लाख रुपए सबके खाते में देंगे। मैं आपसे विनंती करता हूं इंटेलिजेंस चैलेंज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मोदी जी आपने खाते खुलाने के लिए जो हमारे 100 रुपये लिए उतने वापस कर दो, 15 लाख हम सब माफ कर देंगे। जीएसटी एक मुद्दा था, जीएसटी लाए, एक बताया गया कि 1 नेशन 1 कानून, और उसके बाद नोटबंदी का जो कि आप बताए थे, ये सारी हुकूमत के पास ताकत है, 300 प्लस उनके पास मेंबर्स है, लेकिन अपोजिशन, मेरा फिर वही सवाल है, अपोजिशन का जो रोल होना चाहिए था डेमोक्रेसी में, वो रोल आप लोग प्ले नहीं कर रहे हैं। ये बहुत स्ट्रांग एक आपके ऊपर एलिगेशन है। देखिए ये एलिगेशन है। दूसरी बात ये है, आप देख लीजिए जो किसान का कायदा कानून जिस तरीके से ये गवर्नमेंट पास कर रही है, ये हुकुमशाही कर रही है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मीडिया, टू बी वेरी सॉरी कि मैं मीडिया में ही बात कर रहा हूँ और मीडिया की जो बात बोल रहा हूँ, अगर आपने कोई चीज़ आप गवर्नमेंट के विरोध में छाप के दिखाइए, आपको ऐड मिलना बंद हो जाते हैं। आपके जो हायर अथॉरिटी वाले हैं वो आपको क्रश करना स्टार्ट कर देंगे, आपको ये रोकना पड़ेगा। और ये रोका कहाँ से जाता है? ये रोका जाता है ऊपर की सरकार से। जबकि कांग्रेस के टेन्योर के अंदर मीडिया वॉज फ्री, आप कहीं से भी किसी के बारे में कोई बात करते थे, क्योंकि मीडिया जो था वो चौथा स्तंभ है। और ये जो चौथा स्तंभ है, 3 शेर सामने दिखते हैं त्रिमूर्ति के, वो त्रिमूर्ति नहीं है, वो 4 मूर्ति है। और जो चौथी मूर्ति है वो मीडिया है, जो स्क्रीन के पीछे रह के पूरे देश को चलाती है। तो जो चौथा स्तंभ है वो मीडिया है। लेकिन इस मीडिया के ऊपर भी आज पूरा कंट्रोल अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। और इसका ट्रबल क्या हो रहा है? लोगों को एक्सप्रेशन करते नहीं आ रहा है। जो हमारे लोग हैं, जो कांग्रेस के नेता है, अगर उन्होंने कितना भी अच्छा काम किया तो पब्लिक में वो काम जाने नहीं दिया। मीडिया का रोल बहुत बड़ा है इसके अंदर, वो लोगों तक पहुंचाने का है। सर, अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में आप भी गवर्नमेंट में साथ में हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर काम होना चाहिए। और सबसे बड़ा मसला जो आपके सामने अभी है, आपकी हुकूमत के सामने, मराठा रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा मसला है। उसको लेकर के क्या आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बताता हूँ, हमारे पास में महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, ये महाआघाड़ी की, महाविकास आघाड़ी की सत्ता है। जब ये सत्ता बनी थी, आपको याद करा देता हूं, उस समय कहा गया था कि 3 लोगों की ये गवर्नमेंट है, ये चलने वाली नहीं है, ये 3 पहिया है, 3 पहिया।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपने बरोबर कहा कि ये 3 पहिया गवर्नमेंट है, जिसका पहला पहिया आगे है जो शिवसेना है, और पीछे के जो तो पहिए है वो है कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस। तो ये हमारा जो ऑटो है, ऑटो रिक्शा है, और महाराष्ट्र में भारत के अंदर सबसे अच्छी सवारी और सबसे सक्सेसफुल सवारी ये ऑटो रिक्शा है। तो इसके अंदर कस्टमर जब बैठता है अपनी सुविधा के हिसाब से बैठता है, कोई शेयरिंग बेसिस के ऊपर अंदर बैठ जाता है, या कोई पूरा पैसा दे के बैठता है, लेकिन बहुत रिजनेबल रेट्स के अंदर अपने डेस्टिनेशन मंजिल तक पहुंचा देती है, मंजिल तक पहुंचाती है। उसी तरीके से मुझे कंप्लीट करने दीजिए कि हमारी जो ये त्रिशंकु गवर्नमेंट है, ये ऑटो रिक्शा है और एक सक्सेसफुल ऑटो रिक्शा है। तो जो लोग इस सवारी के अंदर बैठेंगे अपने घर पर सुखरूप पहुंचेंगे। दूसरा मुद्दा है, आपने कहा था रिजर्वेशंस के बारे में। देखिए, मराठा आरक्षण है, मुस्लिम आरक्षण है, माइनॉरिटी के और बहुत सारे ऐसे रिजर्वेशन के इश्यूज है जो कई सालों से प्रलंबित है। डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। रूल्स के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जो भी एडजस्टमेंट्स बायलॉज के हिसाब से की जा सकती है वो करनी चाहिए, उसको करके उसको क्लियर करना चाहिए। तो आज जिस तरीके से हमारे मराठा भाई आरक्षण के लिए जो फाइट कर रहे हैं, उनकी फाइट ये 100% सक्सेस में आना चाहिए। और हम ये विचारधारा के लोग हैं, हम सारे लोग, कि जिस व्यक्ति का जो अधिकार है उसको वो मिलना चाहिए। उसको नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं अपने पास में अनरेस्ट निर्माण होगा। तो हमारी ये मीडिया के माध्यम से फिर से सब लोगों को हम जो बात कर रहे हैं वो हम यही बताना चाहते हैं कि हम लोग खुद मराठा आरक्षण के 100% फेवर में है और वो होना चाहिए। सर, अब हमारे अपने शहर पे आते हैं जहाँ हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी की ताकत पर अगर नज़र डालें जी, तो MIM एक बहुत स्ट्रांग आपको चैलेंज है। और उस क्योंकि ज़्यादातर माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ में थी, पिछड़े लोग थे, और साथ में अपर क्लास, ये सब मिलकर एक कांग्रेस की ताकत बनते थे। आपके पास से दोनों ताकतें चली गई है। एक मुस्लिम जो वोट बैंक था आपका, वो भी आपसे दूर हो गया है, और जो वंचित के नाम पर बहुत सारे समाज और भी जो है तो आपसे दूर हो गए। और जिस तरह का काम आपकी जमात यहाँ पर कर रही है वो उसका कुछ रिजल्ट नज़र नहीं आता। क्या करना चाहिए जहाँ पर आपको ताकत आपकी बढ़ती है, और क्या आपके प्लानिंग है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने अभी यहाँ पर 2 बातें कही औरंगाबाद के ताल्लुक से। औरंगाबाद में कई सालों से आप अगर मार्कआउट करेंगे कि 89 के बाद में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जब वो क्लब में थे, वो लोग एग्जिस्ट कर रहे थे। 89 के पहले शहर में रफीक जकेरिया साहब, अशोक सायन्ना यादव, मनमोहन सिंह ओबेरॉय, ये सारी टीम पहले कांग्रेस की तरफ में ये सारे लोग जब काम करते थे। अभी आप देख लीजिए, 89 के पहले घाटी आया, हाईकोर्ट आया, 89 के पहले सिडको यहाँ पर आ गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आया, एयरपोर्ट यहाँ पर आने की तैयारी शुरू हो गई, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाने की भी तैयारी वहाँ से शुरू हो गई। यानी जब कांग्रेस का दौर था तो इस शहर को गति प्रगति दोनों मिली, और औरंगाबाद एशिया का फास्टेस्ट डेवलपमेंट टाउन के नाम से जाना जाने लगा। उसके पश्चात यहाँ पर कांग्रेस की सरकार चली गई, और आज 30 सालों में हम ब से क में महानगर पालिका में आ गए। यानी हम पहले ब पे थे, क पे थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, कांग्रेस को अगर आप वोट देंगे तो फिर से हम क से ब की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है आपके साथ की। जब आपने कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय औरंगाबाद शहर के अंदर महापौर जब कांग्रेस का था, तब यहाँ पर इतने नेक दिल लोग उस समय थे कि उन लोगों ने शहर का जो भी विकास है उस दौरान में उन्होंने किया। और आज की स्टेज के अंदर फिर से अब आपने एक बात की है MIM की। देखिए, MIM कोई भी पार्टी को स्वतंत्र अधिकार होता है कि वो आए शहर के अंदर अपना वर्कआउट करे और काम करे। आपका ये मानना कि 100% मुस्लिम समाज कांग्रेस से दूर हो गया है, ये गलत है।
डेफिनेटली कुछ परसेंट का तो दूर हुआ है। और अभी अभी जैसा आप बोल रहे हैं कि भाई इतना आपके कांग्रेस के ने काम किया है, शहर फास्ट एशिया का फास्टेस्ट डेवलपमेंट शहर हमारा कहलाया जाता था। आज आपके पास क्या प्रोग्राम है जो आपका जो वोट बैंक जो दूर हो गया है उसको करीब करने के लिए? देखिए, अभी शहर में कुछ बदलाव किए गए। हमारे जो अभी करंट शहर अध्यक्ष है, यूथ में से उनको दिया गया है, उनका नाम हिशाम उस्मानी जी है। जिले के ऊपर भी एक यूथ नेता को दिया गया है, माजी आमदार डॉक्टर कल्याण काड़े जी। बहुत सक्षम और बहुत पावरफुल नेतृत्व है डॉक्टर कल्याण काड़े सर का भी। और नए जोश के साथ में हिशाम उस्मानी जी को दिया गया है यंगस्टर्स की तरफ से। कहीं ना कहीं शहर के अंदर एक ऐसा समीकरण बिठाने का प्रयास पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि जहां पर आने वाले इसके अंदर तजुर्बा और जोश ये दोनों मिलके सामने आएंगे। एक तरफ से तजुर्बा होगा, एक तरफ से जोश होगा। तजुर्बा और जोश यानी नौजवानों को संधि देना और जो पुराने लोग हैं उनका तजुर्बे का वापर करना। अगर ये मिल के शहर में होता है तो औरंगाबाद शहर के जैसा शहर नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इंडस्ट्री जो औरंगाबाद के अंदर आ सकती है, और यहां पे देखिए ये सूफी संतों का शहर है औरंगाबाद, मराठवाड़ा की राजधानी बोलकर माना जाता है औरंगाबाद। औरंगाबाद के अंदर कोई भी अगर पॉलिटिकल मूवमेंट कहीं से खड़ी होती है तो औरंगाबाद से स्टार्ट होती है, और औरंगाबाद का किया गया सारे मराठवाड़े में जाता है और वहां से महाराष्ट्र में उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण शहर है। हमारे पास में शंकरराव चौहान साहब ने दी हुई जायकवाड़ी, ये हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है शहर के लिए, क्योंकि पानी हमारे पास बहुत ज्यादा है और हम 60 किलोमीटर से पानी यहां पर लेकर आ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला शहर के अंदर देखिए, ये एजुकेशन हब है। कांग्रेस पार्टी एजुकेशन हब को और फ्लरिश करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। अगर आपने इस आने वाले महानगर पालिका के अंदर कांग्रेस के नेताओं को चुनकर दिया, एजुकेशन, मेडिकल टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल टूरिज्म आज मराठवाड़े के जितने भी लोग हैं वो ट्रीटमेंट के लिए औरंगाबाद की तरफ आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ के जो रूटीन हॉस्पिटल्स है, स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स है, उनको और फ्लरिश करना चाहते हैं कि जो आजू बाजू के लोग हैं उनकी जान बचाई जा सकती है। तो जो मेडिकल टूरिज्म है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकत से स्टार्ट हो सकता है। औरंगाबाद के अंदर अगर दो शहर है, एक ओल्ड सिटी और एक न्यू सिटी, मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देखिए किसी भी शहर की पहचान उसकी प्राचीन तत्वों से रहती है। जो पुराना शहर है उसकी खूबसूरती आप बरकरार रखिए। हमारे बाजू में यहाँ पर भड़कल गेट है, हम लोग आज जहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं ये स्टूडियो के बाजू में, यहाँ पर भड़कल गेट के नाम से बहुत पुराना दरवाज़ा है। उस दरवाजे को जपना चाहिए। ऐसे भड़कल गेट जैसे हमारे पास में 52 दरवाजों का ये शहर है, तो इन 52 दरवाजों की खूबसूरती अगर हमने बचा के रखी, उनका ऐतिहासिक दर्जा अगर हमने बचा के रखा, तो आने वाले ड्यूरेशंस के अंदर लोगों को हम बता सकते हैं, टूरिज्म बता सकते हैं। पुराने शहर को 52 दरवाजों ने घेर रखा था, फसील थी। आज उसी 52 दरवाजों के बीच में रहने वाली जो जनता है, आप उससे वोट की उम्मीद कर रहे हैं, वोट से मांग कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कौन सा ऐसा प्रोग्राम है कि जनता आपको वोट दे? आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में क्या आपके तीनों जो अघाड़ी है वो मिलकर लड़ने वाली है या फिर अलग अलग लड़ने वाली, क्या प्रोग्राम है? देखिए, पक्ष श्रेष्ठी का ये निर्णय रहेगा कि जो महाविकास अघाड़ी है उनके साथ में मिलकर निर्णय लेना है या जो भी निर्णय लेना है। ये निर्णय मेरे अकेले के या किसी के बोलने से वर्कआउट नहीं होते हैं। है आपके पास कुछ? मैं इसके लिए बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी निर्णय ये चुनाव के जरिए से, आपस में डिस्कशन के जरिए से और लोकतंत्र के माध्यम से लिया जाता है। कोई भी एक व्यक्ति कांग्रेस के अंदर कभी भी निर्णय नहीं ले सकता है। ये बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर जब भी कोई निर्णय लिया जाता है उसका डिस्कशन, औरंगाबाद का भी निर्णय है तो प्रदेश में डिस्कस होगा, महाराष्ट्र प्रदेश का जो निर्णय होता है वो एआईसीसी में डिस्कस होगा। एआईसीसी के अंदर वहां पर सीडब्ल्यूसी की कमेटी रहती है, वर्किंग कमेटी, उस वर्किंग कमेटी में डिस्कस होगा और अध्यक्ष जो रहेगा वहां से एक नोट रिलीज करता है जो जनरल सेक्रेटरी के थ्रू होती है। वो जनरल सेक्रेटरी अगेन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इन्फॉर्म करता है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसको ये सारी टेक्निकल बातें हैं, आप अपनी पार्टी में उसको फॉलो करते हैं, लेकिन आम आदमी आपको वोट क्यों दे? बताता हूं। आम आदमी ने हमको इसलिए वोट देना चाहिए
कि आपने इससे पहले इस शहर के अंदर हर सरकारों को देख लिया। 89 से पहले जो प्रगति हुई वो कांग्रेस ने की, 89 के बाद में प्रगति कहीं ना कहीं स्थगित हुई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत अभिमान के साथ बोलना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो शिवसेना के हैं, उन्होंने कांग्रेस, राष्ट्रवादी और खुद मिलकर महाराष्ट्र में इतना जबरदस्त काम किया है कि कोविड जैसी सिचुएशन के अंदर, महामारी के अंदर, आज महाराष्ट्र में जिस ताकत से वो काम कर रहे हैं, हम हैट्स ऑफ करते हैं आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को और उनकी पूरी मंत्रिमंडल को। उसमें कांग्रेस के भी है, उसमें राष्ट्रवादी के भी है। हम इन सब लोगों को हैट्स ऑफ करते हैं कि जिस ताकत से इन्होंने महाराष्ट्र को संभाल के रखा है इतने तकलीफों के दौरान, कि हम बयान नहीं कर सकते कि कोविड कितना डेंजर सिचुएशन है। उसमें तो पब्लिक ने फिर से महाविकास आघाड़ी हो या कांग्रेस हो, इनके ऊपर उतना ही विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का पहले से बोलने वाला जो एक ही स्लोगन है कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। यही आज मानवता दिवस के अवसर पर एक आखिरी लफ्ज़ जो आप बोलना चाहेंगे, जो आप पर्सनल महसूस करते हैं कि समाज में इंसानियत ज़िंदा रहे, तो उसके लिए किस तरह कोशिश करें, आप जो महसूस करते हैं वो हमारे ऑडियंस को बोल सकते हैं। देखिए, एज अ डॉक्टर पवन डोंगरे बोलकर मैं एक सोशल मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ। इंसानियत, ह्यूमैनिटी, अगर आप ह्यूमन हो तो आपको लोगों की मदद करना है। व्यक्ति जब भी जिंदगी में सामने वाले व्यक्ति को दूसरा बोलना बंद करेगा और उसको बोलेगा कि ये भी अपना व्यक्ति है, तो उसके दर्द को महसूस करेगा। और जिस समय हम अपने साथ के आजू बाजू के सारे लोगों का ख्याल रखना शुरू कर देंगे, इंसानियत को लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुद को बदलना है। मैं अगर खुद को बदलूंगा तो मैं सारे हालात को बदल सकता हूं। हमने ये सोचना बंद कर देना है कि हमको किसी दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं है, हमको खुद को बदलने की जरूरत है। अगर मैं कचरा नहीं करूंगा तो भारत स्वच्छ रहेगा। उसके लिए मुझे कचरा नीचे नहीं डालना पड़ेगा, जहां का भी कचरा है मैंने उठा के उसको रखना है। जिस दिन ये संदेश पूरे भारत के हर नागरिक तक पहुंच जाए कि मुझको खुद को बदलना है, दूसरे को नहीं। विडंबना ये है कि आदमी खुद को छोड़ता है और दूसरे को बदलने की चिंता करता है। समय आ गया है कि हमको खुद को बदलना है और इंसानियत को जिंदा रखना है। जय हिंद। समय आ गया है कि हमें खुद को बदलना है। हम बदलेंगे, समाज बदलेगा, समाज बदलेगा, देश बदलेगा। नाज़रीन, जो हालात, जिस तरह की हालात हम रोज़ देख रहे हैं अखबारों द्वारा और टीवी चैनलों द्वारा, जहाँ पर इंसानियत धीरे 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 दम तोड़ रही है, आज इस वक्त हमें उन तमाम लोगों से हमारी एक विनती और एक रिक्वेस्ट है कि वो तमाम लोग जो डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, जो इंसानियत को बचाना चाहते हैं, वो आगे आए और अपने विचारों को आम करें। आप लोग आके अगर अपने विचारों को आम करेंगे तो वो लोग जो कहीं भटक गए हैं, कहीं गलतफहमी के शिकार हो गए, हर तरफ के, हर समाज के लोग, कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती कि उन लोगों को फिर से हम अपनी जो परंपरा है, हमारी जो लेन देन है, हमारी जो मोहब्बतें हैं, जो हम बरसों से एक दूसरे के साथ शेयर करते आए हैं, उसको हम फिर से उस माहौल को ला सके, वापस पा सके। तो ये थे जनाब पवन डोंगरे साहब, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम अपने चैनल के द्वारा आपसे मुलाकात करवाएंगे और उनके विचार, उनकी भावनाएं आप तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा एक छोटी सा जो समाज में बुराइयों को ख़त्म करने का या समाज में चल रही गलत बातों को आप तक पहुंचाने का, ताकि वो सही हो सके, एक छोटी सी कोशिश है। इस कोशिश में आपके साथ की ज़रूरत है। खुदा हाफिज़, जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू सो मच।